नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो रीट एग्जाम के लिए और जो आरपीएससी एग्जाम है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना मानव रोग। अब मानव रोग में हम देखें तो जो रोग है उसका अध्ययन है। रोग का अध्ययन। हम मानव रोग में हम देखें तो जो रोग का अध्ययन है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। सॉरी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। जो रोग मानव रोग का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। और जो रोग के कारण है, रोग के कारणों का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी। अब देखो, रोग का अध्ययन तो हो गया पैथोलॉजी और रोग के कारणों का अध्ययन हो गया इटियोलॉजी। अब हम मानव रोग की डेफिनेशन देखें कि मानव रोग में जो रोग है तो रोगी की बात करें तो रोगी देखो क्या होता है कि जो रोगी है, कोई व्यक्ति रोगी है तो उस रोगी की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, रोगी। जो क्या हो, शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली और मानसिक रूप से और जो सामाजिक रूप से, वह सामाजिक रूप से क्या हो, अस्वस्थ हो, उसको क्या बोलेंगे, रोगी। मतलब फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और जो सोशल रूप से जो अस्वस्थ है उसको क्या बोलेंगे, रोगी। अब देखो, रोगों को वर्गीकरण की बात करें हम तो रोगों का वर्गीकरण देखें तो रोगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। जैसे एक तो होता है जन्मजात रोग, उपार्जित रोग, अलग अलग होते हैं। तो हम रोगों के वर्गीकरण की बात करें, रोगों का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण। इस रोगों के वर्गीकरण में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे एक तो है जन्मजात रोग। सबसे पहला है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग की बात करें तो जन्मजात रोग क्या है, वे रोग जिसे व्यक्ति क्या करे, जन्म से ग्रहण करके आता है उसको क्या बोलेंगे, जन्मजात रोग बोलेंगे। ठीक है, जन्मजात मतलब जन्म से ही व्यक्ति है वो ग्रहण करके आता है इसको, तो उसको क्या बोल देंगे, जन्मजात रोग। ये जो रोग है ये दो प्रकार का है। ये रोग है दो प्रकार का। एक तो है आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। एक है अनुवांशिकी। एक तो है अनुवांशिकी, दूसरा है अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी की हम बात करें तो अनुवांशिकी रोग क्या है, वे रोग जिसको व्यक्ति क्या करता है, जन्म से ग्रहण करता है, वो तो हो गया अनुवांशिकी रोग। और अनुवांशिकी रोग क्या होंगे, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होंगे, संचरित होंगे। तो देखो दोस्तों, कैसे कह सकते हैं अनुवांशिकी रोग क्या है, जो व्यक्ति क्या करे, जन्म से ग्रहण, मतलब ये जन्म से ही ग्रहण करता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित। दूसरी पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों। अब
जैसे ये देखिए हम अनुवांशिक रोग, तो ये वे रोग है जो व्यक्ति जन्म से ग्रहण करके आता है लेकिन अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। अनुवांशिक भी क्या होंगे, जन्म से तो ग्रहण होंगे, ये भी जन्म से ग्रहण, लेकिन ये क्या होंगे, अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होंगे, अगली पीढ़ी में नहीं संचरित होंगे ये अनुवांशिकी। और जबकि अनुवांशिकी क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होंगे। ये इनमें कंपैरिजन हो गया। और देखो रोगों के वर्गीकरण में जन्मजात को दो भागों में बांट दिया हमने। और अब जो दूसरा है वो होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग नाम से पता चल रहा है, इसको उपार्जित किया जाता है बाहरी वातावरण से। तो क्या कहेंगे उपार्जित रोग के बारे में, वे रोग जो व्यक्ति वातावरण से क्या करता है, ग्रहण करता है, उपार्जित रोग कहलाता है। तो ये जो रोग है इसको व्यक्ति क्या कहां से ग्रहण करता है, वातावरण से। इसको व्यक्ति वातावरण से ग्रहण करता है, वातावरण से ग्रहण करता है। तो ऐसे रोग जो वातावरण से ग्रहण किए जाए उसको क्या बोलेंगे, उपार्जित रोग। अब जो उपार्जित रोग है उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो उनमें एक तो है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और जो दूसरा है वो है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। अब देखो दोस्तों, ये हो गए रोगों का वर्गीकरण, ठीक है, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। अब जैसे हम बात करें अनुवांशिकी रोग की, तो अनुवांशिकी रोग में हम देखें, ये देखो अनुवांशिकी रोग है, इसके कौन से होते हैं अनुवांशिकी रोग वो देखें। तो अनुवांशिकी रोग की हम बात करें तो देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी रोग के जो उदाहरण है वो अनुवांशिकी रोग। अब देखो दोस्तों, अब एक तो आपको बता दूं मैं कि अनुवांशिकी जो नाम दिया था, अनुवांशिकी सबसे पहले जिसने नाम दिया था वो वैज्ञानिक है वाटसन। अनुवांशिकी का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है वाटसन। और अनुवांशिकी के जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो मेंडल है वो तो अनुवांशिकी के जनक है, और अनुवांशिकी जो नाम दिया है वो है वैज्ञानिक, उनका नाम है वाटसन। और एक इसमें अनुवांशिकी में एक शब्द आता है जीन, और ये जो जीन नाम दिया है ये दिया है जोहानसन ने। जोहानसन ने, तो देखो ये नाम दिया है जोहानसन ने। अब अनुवांशिकी रोग की हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो रहेगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो रोग है, इस रोग में देखो क्या होता है, व्यक्ति का जो रुधिर है उसका थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इसमें क्या है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और अब रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, रक्त का रिसाव होगा, जो ब्लड है वो निकलेगा इसमें। अब हीमोफीलिया रोग उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, हीमोफीलिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब पहला जो है वो हो गया
हीमोफीलिया जो फर्स्ट है तो वो हो गया हीमोफीलिया ए। एच इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एच ए। एच का मतलब हीमोफीलिया और ए इसको नाम दिया गया हीमोफीलिया ए। अब देखो ये रोग क्या है, रुधिर में स्कंदक कारक होते हैं, तो जो एट है उसकी कमी से होता है ये हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया ए जो है, ये जो रुधिर स्कंदक है, रुधिर स्कंदक कारक जो है, और वो भी कौन सा, एटवा। ठीक है, रुधिर स्कंदक कारक जो 8वां है उसकी कमी से होता है ये। और दूसरा है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एच बी। ये क्या है, रुधिर स्कंदक कारक जो है 9, स्कंदक कारक 9 की कमी से होता है, की कमी से होता है। तो हमने देख लिया हीमोफीलिया क्या है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिससे रुधिर चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में रिसाव होता है, उसका बह जाता है। और हीमोफीलिया रोग है वो 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, इसको एच ए बोलेंगे, और इसमें जो है रुधिर स्कंदक कारक 8 है उसका थक्का, उसकी कमी से ये रोग होता है। और हीमोफीलिया बी है, एच बी है, वो रुधिर स्कंदक कारक जो 9 है उसकी कमी से होता है। अब देखो दोस्तों, अब इस हीमोफीलिया की बात करें तो इसकी प्रथम जो रोगी है, और जो हीमोफीलिया रोग है इसकी प्रथम रोगी जो है, प्रथम रोगी की बात करें वर्ल्ड में, विश्व में, तो जो इंग्लैंड की महारानी है, महारानी विक्टोरिया, वो मिली। प्रथम रोगी इसकी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया मिली। इसलिए इस रोग को रॉयल डिजीज, इंग्लिश में कहेंगे इस रोग को क्या बोलेंगे, रॉयल डिजीज, शाही रोग। इसलिए इस रोग का नाम है रॉयल डिजीज, शाही रोग। इसकी जो प्रथम रोगी है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया पाई गई। अब देखो दोस्तों, ये जो रोग है ये अक्ष लगन अप्रभावी रोग है। जो हीमोफीलिया है वो अक्ष सहलगन, अक्ष सहलगन अप्रभावी रोग है, अप्रभावी रोग। अब देखो इसको समझने के लिए हम देखें, जैसे ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक है, अब ये जो पुरुष है इसमें क्रोमोसोम, जैसे इसमें हम गुणसूत्र की बात करें तो अक्ष वाई, और महिला में बात करें तो अक्ष अक्ष, ये दोनों स्वस्थ है, ये दोनों स्वस्थ है। अब हीमोफीलिया की बात करें कि ये कैसे पीढ़ी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो इसमें ये दोनों क्या है, स्वस्थ है। अब यदि महिला है, वो यदि इसकी वाहक हो, जैसे अक्ष एच, एच का मतलब हीमोफीलिया, और अक्ष, ये तो वाहक के लिए हो गया, और रोगी के लिए क्या होगा, अक्ष एच और अक्ष एच, तो ये तो हो गया वाहक। यदि ये हो महिला में तो वो तो होगी वाहक, यदि ये हो तो इसको क्या बोलेंगे, वाहक भी है ये और रोगी भी है, वाहक प्लस रोगी दोनों ही है।
और पुरुष की बात करें हम, तो यदि अक्ष एच वाई, तो ये क्या होगा, रोगी, क्योंकि ये किस में प्रभावी है, अक्ष गुणसूत्र में। तो महिला में देखो ये वाहक है, और ये दोनों पर होने पर क्या हो गया, वाहक प्लस रोगी। और पुरुष में अक्ष एच वाई, तो अक्ष जो गुणसूत्र है उसमें एच मतलब हीमोफीलिया के क्या आगे, लक्षण आगे। तो एक एग्जाम्पल दोबारा इसको समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल देखो दोस्तों कि एक महिला है, एग्जाम्पल देखो एक महिला है, इस रोग की हीमोफीलिया की क्या है, वाहक है, वाहक है। और जो पुरुष है वो क्या है, स्वस्थ है। अब इनसे उत्पन्न जो संतान है उसमें हीमोफीलिया होने का जो लक्षण है वो देखेंगे हम। तो महिला की हम बात करें, तो महिला में जो गुणसूत्र है वो कितने हो गए, अक्ष अक्ष। अब वाहक वाली है, तो वाहक देखो हमने यहां लिखा है, वाहक में क्या होगा, अक्ष एच अक्ष, ठीक है। और पुरुष स्वस्थ है, तो इसका जो गुणसूत्र है वो हो गए अक्ष वाई। अब इनको डिवाइड करें दो भागों में, तो एक तो हो गया अक्ष एच और एक हो गया अक्ष, और इसको करें तो एक तो हो गया अक्ष और एक हो गया वाई। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया अक्ष एच अक्ष, महिला के लिए लिख लिया, और ये पुरुष के लिए लिखा तो अक्ष वाई। अब देखो इसको देखें तो कितना हो गया, अक्ष एच अक्ष। अब इसको वाई के साथ देखें तो कितना हो गया, अक्ष एच वाई। और यहां देखें तो अक्ष अक्ष, और यहां देखें तो अक्ष वाई। तो ये जो महिला में जो लक्षण आए हैं, जो संतति उत्पन्न हुई उसमें लक्षण आए हैं, तो महिला वाले में तो क्या हुआ है, वाहक, लेकिन पुरुष में ये क्या हुआ है, रोगी। पुरुष में क्या हुआ है, रोगी। तो हम बच्चों में रोग की बात करें कि कितने प्रतिशत बच्चों में रोग है, तो पूरे में से देखो 100 में से देखें तो रोग कितनों में है, 25%, जो क्या है, पुरुष है, मतलब लड़के हैं, ठीक है। और पुत्रियों में, बच्चों में तो रोग हो गया 25%, और पुत्रियों की बात करें तो पुत्रियों में कितना है, वह की है सिर्फ, रोगी कोई नहीं है, तो कितना हो गया, 0%। और बच्चों में हम बात करें, पुत्रों में हम बात करें तो पुत्रों में कितना हो गया, पुत्रों में कितना हो गया, ये पुत्रों को प्रतिशत देखें तो कितना हो गया, 100 में से आधे हैं तो कितना हो गया, 50%। तो पुरुषों में ये हो गया 50%। ऐसे हीमोफीलिया का पता लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों, अब जो अगला जो रोग हम देखने जा रहे हैं, उस रोग को बोलेंगे हम वर्णांधता। वर्णांधता का आपने नाम सुना होगा। तो जो अगला रोग है अपना, वो है वर्णांधता। जो 2 नंबर पे है, वर्णांधता। इस रोग में क्या होता है कि जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइंस है उसमें साफ अंतर का पता नहीं चलता है, तो ये हो गया वर्णांधता। और एक है, नेक्स्ट है गंजापन। नेक्स्ट है गंजापन, गंजापन। अब गंजापन की हम बात करें तो इस रोग में क्या होगा, ये रोग वाई संलग्न होता है। ये वाई संलग्न, ये कैसा है, वाई संलग्न रोग है। और ये सिर्फ किस में होता है, पुरुषों में ही होता है। ये किस में होता है, सिर्फ पुरुषों में ही होता है, मेल्स में होता है ये। और ये पिता से पुत्र में आने की जो इसकी
प्रायिकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, इसकी प्रायिकता है 100%। इसकी 100% प्रायिकता है पिता से पुत्र में आने की, और ये वाई सहलगन रोग है, और वाई सहलगन होने के कारण ये सिर्फ किसमें होगा, पुरुषों में होगा। और जो 4 नंबर जो है, 4th नंबर वाला रोग है, वो है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस। अब हाइपर ट्राइकोसिस की बात करें तो ये भी क्या है, वाई सहलगन रोग है। ये भी क्या है, वाई सहलगन रोग है। तो ये भी किसमें होगा, केवल पुरुषों में ही होगा ये रोग भी, सिर्फ किसमें होगा, पुरुषों में होगा। और पिता से पुत्र में आने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी कितनी है, हाइपर ट्राइकोसिस की भी कितनी है, 100% है। इसमें देखो लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है इसका, कानों में बाल आना, कानों पर बाल आना, कानों पर बाल आना। तो कानों पर बाल आने को क्या बोलेंगे, हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये हुए जो अनुवांशिकी रोग हैं उनके बारे में। अब जैसे सिंड्रोम पढ़े हम, तो सिंड्रोम में हम देखें तो देखो कई सिंड्रोम भी होते हैं इसमें अनुवांशिकी में। तो सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंड्रोम देखें तो सिंड्रोम में सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि ये रोग सिर्फ किस में होता है, महिलाओं में होता है ये। और इस रोग में जो एक अक्ष गुणसूत्र है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखो इसके बारे में, तो ये सिर्फ किस में होता है, महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी। अक्ष गुणसूत्र की कमी। तो कमी को हम कैसे शो करेंगे, जैसे 44+ अक्ष होने चाहिए महिला में, लेकिन इस रोग वाली महिला में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम वाली में 44+ अक्ष। ठीक है। और जो दूसरा अक्ष आना चाहिए वहां कितना है, 0, मतलब वहां कोई गुणसूत्र नहीं है। तो एक अक्ष गुणसूत्र की कमी के कारण ये रोग हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो इसका लक्षण क्या है, महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। बांझ हो जाती है, महिलाएं बांझ हो जाती है। और जो नेक्स्ट सिंड्रोम है वो है क्लाइसमफेल्टर सिंड्रोम। सॉरी, नेक्स्ट जो है क्लाइमफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइमफेल्टर में हम देखें तो इसमें क्या है, ये रोग सिर्फ पुरुषों में होता है। ये किस में होता है, सिर्फ पुरुषों में। और इसमें क्या होता है, अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता। उसमें कमी हुई, इसमें अधिकता। अक्ष गुणसूत्र की अधिकता। अब अधिकता की बात करें तो पुरुषों में होते हैं 44+ अक्षवाही, और इस रोग में अक्ष गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो 44+ अक्ष वाई, मतलब 44+ डबल अक्ष वाई। तो इसमें अक्ष गुणसूत्र की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इसको कहा है क्लाइमफेल्टर सिंड्रोम, जो सिर्फ किस में होता है, पुरुषों में होता है ये रोग। और अब देखो अक्ष गुणसूत्र बढ़ने से किसके लक्षण आ गए, महिलाओं के लक्षण आ गए। इसमें पुरुषों में किसके लक्षण आ जाते हैं, महिलाओं के लक्षण। और ऐसे पुरुष क्या होंगे, बांझ होंगे।
ऐसे पुरुष क्या होंगे, बांझ होते हैं। तो ये बात हुई, सिंड्रोम पढ़ रहे हैं हम। और जो थर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे वो है जेकब जेकब सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम। अब जेकब सिंड्रोम में हम देखें तो ये क्या होता है, वाई गुणसूत्र की अधिकता से होता है ये रोग, वाई गुणसूत्र की अधिकता से। वाई गुणसूत्र की अधिकता से ऐसे रोगी क्या होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं और क्राइम करने से घबराते नहीं हैं। और क्या होता है कि ये पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं में भी हो सकता है। तो ये कॉमन रोग है, पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। दोनों में इसमें वाई गुणसूत्र की अधिकता से होता है। तो हम देखें तो जैसे पुरुष में बात करें तो 44 प्लस अक्ष वाई, तो एक वाई क्या होगा, बढ़ जाएगा ये इसमें। और महिला में देखें तो 44 प्लस अक्ष अक्ष, उनमें भी एक वाई बढ़ गया। तो ये कौन सा रोग हो गया, जेकब सिंड्रोम। अब जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का वो है क्राइम सिंड्रोम। क्राइम सिंड्रोम। अब हम क्राइम सिंड्रोम में देखें तो इसमें क्या होगा, ये रोग 21वां जो गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से होता है। तो क्या कहेंगे, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। पुनरावृत्ति का मतलब है 21वां गुणसूत्र वापस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो ये कौन सा रोग हो जाएगा, क्राइम सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। और इसके जो लक्षण की हम बात करें जिसमें लक्षण है बोनापन, इसके लक्षण है बोनापन, मंद बुद्धि, बालक कैसा होगा, बोना होगा, मंद बुद्धि वाला होगा, मंद बुद्धि। और इसमें जो ये इसके लक्षण हो गए। और इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम है इसका, वो इसको बोलते हैं हम मंगोलिज्म। मंगोलिज्म अन्य नाम है क्राइम सिंड्रोम का, मंगोलिज्म। अब जो अपना 5 सिंड्रोम है, 5 नंबर का सिंड्रोम है, वो देखें, उसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम की हम बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, ये रोग क्या होता है, 18वां जो गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से होता है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। कौन सा रोग, एडवर्ड सिंड्रोम। और इसके लक्षण की हम बात करें तो लक्षण क्या है इसके, इसमें क्या होता है कि जो अंगुलियों की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, इसमें अंगुलियां क्या हो जाती है, ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो क्या बोल सकते हैं, अंगुलियों की अतिवृद्धि, अतिवृद्धि। और जो अंगुलियां है वो कटी फटी भी हो सकती है, तो कटी फटी अंगुलियां, कटी फटी अंगुलियां। और जो नेक्स्ट सिंड्रोम है वो है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। अब हम पटाऊ सिंड्रोम में हम देखें तो पटाऊ सिंड्रोम कब होता है, जब 13वां गुणसूत्र की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति। ये सिंड्रोम कब होगा, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से।
और इस रोग के जो लक्षण की हम बात करें तो लक्षण होगा इसका जो ऊपरी होठ है, ऊपरी होठ उसका क्या हो जाना, कटा फटा होना या फटा हुआ। ऊपरी होठ फटा हुआ होता है, ये 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है पटाऊ सिंड्रोम। अब जो लास्ट सिंड्रोम है वो है केट क्राई, केट क्राई सिंड्रोम, केट क्राई सिंड्रोम। इसमें हम देखें जो 5वां गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से होता है ये रोग केट क्राई। और नाम से पता चल रहा है केट क्राई, केट का मतलब बिल्ली, क्राई का मतलब चिल्लाना, तो मतलब बिल्लियों जैसी क्या होती है, आवाज होती है इसमें। इस रोग के जो बच्चे होते हैं केट क्राई सिंड्रोम के, उनकी जो आवाज है वो बिल्लियों की जैसी होती है। तो क्या कहेंगे, बिल्लियों जैसी आवाज, बिल्लियों जैसी आवाज। इस रोग वाले जो बच्चे हैं वो बिल्लियों की तरह है और रोते भी हैं और उनकी आवाज भी बिल्लियों की तरह है। तो ये हो गया केट क्राई सिंड्रोम। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।